जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग नागरिकता को डिस्कस कर रहे हैं इतने समय पॉलिटी वाली सीरीज में। तो नागरिकता का एक पार्ट हम आपको दे चुके हैं, ये दूसरा पार्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने पहले वाले पार्ट में बताया कि नागरिकता क्या होती है, नागरिक और विदेशी व्यक्तियों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा अपना जो प्यारा सा संविधान है यह अपने देश के नागरिकों को कौन कौन से विशेषाधिकार देता है। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि किस प्रकार के मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो आज नागरिकता का पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बताएंगे कि भाई नागरिकता से संबंधित क्या कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है, या फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को प्राप्त कैसे की जाती है अथवा समाप्त कैसे की जाती है। ठीक ना दोस्तों। तो आते हैं इसी नागरिकता वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नागरिकता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसी को चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो नागरिकता भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। हमने बताया कि भाई संविधान के टोटल 22 भाग, 22 भाग में जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। अब दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की चर्चा है। तो सवाल है कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, तो वो सब सारी चीजें हम लोग 11 तक देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक थोड़ा सा स्लाइड में देखे हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है, जो स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि जो नागरिकता को प्राप्त करने और नागरिकता को समाप्त करने, इन दोनों का जो विस्तृत उपबंध है यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नहीं है, ठीक ना। यह संविधान के केवल लागू होने तक नागरिकता का प्रावधान करता है। और इसके अलावा अनुच्छेद जब आप 10 और 11 पढ़ेंगे तो उसमें संसद को यह पावर दी गई है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से जब भी नागरिकता से संबंधित अगर कोई इशूज, कोई विवाद, कोई मामला उत्पन्न होता है तो संसद नागरिकता से संबंधित ला या कानून या विधि का निर्माण कर सकती है। तो संसद विधि का निर्माण करती भी है और संसद विधि का निर्माण करके नागरिकता अधिनियम 1955 लाती है, जिसके माध्यम से नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जा सकता है और नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है, ये प्रावधान किया जाता है। ठीक ना दोस्तों। तो आते हैं भी हम लोग एक एक अनुच्छेदों को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो 5 है यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब कि जब संविधान प्रारंभ कब हुआ था भैया, मतलब 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ, मतलब यहीं से तो इंप्लीमेंट हुआ था ना। हाँ, संविधान सभा के द्वारा यह 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन यह कह रहा कि प्रारंभ तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यह कह रहा कि इतने समय नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक ना। लेकिन 3 शर्त दी गई है और इन 3 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त कोई व्यक्ति पूरा करता है तो वह देश का नागरिक माना जाएगा। कैसे? जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब 26 जनवरी 1950 तक अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से ही वह अगर भारत में रह रहा हो सो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान के लागू होने मतलब कि 26 जनवरी 1950 यहाँ पर संविधान लागू हो रहा है, तो यहाँ से मतलब 5 वर्ष पूर्व, वह 5 वर्ष पूर्व मतलब 1945 के आसपास से वह भारत में अगर रह रहा हो सो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आपका आर्टिकल 5 था, ठीक ना भैया। तो आई होप आर्टिकल 5 आपको समझ में आया होगा। इसको हम इरेजर कर दे रहे हैं, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। देखिए पीडीएफ अलग चीजें होती हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो आपकी अपनी किताब होगी, आप अपने माध्यम से बार बार उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो सवाल है कि अनुच्छेद 6 क्या है। अनुच्छेद 6 सुनना जरा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता। तो ये अपना प्यारा सा भारत, और इस प्यारे से भारत का जब विभाजन हो गया पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, तो यहाँ पर कुछ वर्गों को या कुछ लोगों को ये लगा कि नहीं, पाकिस्तान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। वह है जब भारत चले जाते हैं तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया जाता है, ठीक ना। तो पाकिस्तान से, ये देखिए कीवर्ड है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में कीवर्ड था कि भाई संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान है। तो कीवर्ड आपको याद करना है, जो डिटेल से है, अगर वो ना याद रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि कीवर्ड आप जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए आपका मस्तिष्क एक मानव का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं है कि सारी चीजें आपके अंदर पड़ी रहेंगी, ठीक है ना। खैर, आपको कीवर्ड पे विशेष ध्यान देना है कि पाकिस्तान से जो प्रव्रजन करके भारत में आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। तो सवाल है कि किनको, उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई
भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब लाया गया तो उसमें जो है जो परिभाषा दी गई थी कि भाई उसमें अगर कोई नागरिक भारत में जन्मा हो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, या फिर उस व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित हो या भारत में जन्मा हो, ठीक ना, सो वह भारत का नागरिक होगा। यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक ना, भारत में आकर रहने लगा हो तो वह भी भारत का नागरिक हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 19 जुलाई 1948 से पहले आकर भारत में रह रहा हो, लेकिन अगर सवाल है कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आकर रह रहा हो तो उसे पंजीकरण कराना होगा। हालांकि पंजीकरण के लिए 6 माह भारत में रहना जरूरी है। ये 6 माह का डेट आपको इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, कि कोई भी व्यक्ति है अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में अगर आकर रह रहा है तो उसे पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि पंजीकरण के लिए 6 माह कम से कम भारत में रहना पड़ेगा। तो ये आपका आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 सीधा सा कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ठीक ना भैया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आर्टिकल आपका जो 5 था वह कहता है कि संविधान के लागू होने पर नागरिकता, और आर्टिकल जो आपका 6 है वह सीधा सा कहता है कि जब पाकिस्तान से कुछ लोगों को भारत आना हुआ तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 7 क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान चला गया, सुनना जरा, ये देश का जब विभाजन होता है, ठीक ना, तो कुछ व्यक्तियों को लगा कि नहीं भारत में रहना ठीक नहीं है, हम चलते हैं पाकिस्तान, ठीक ना, तो ये लोग पाकिस्तान चले गए। तो पुनः लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखकर, यहाँ के जो समस्याओं को देखकर इनको लगा कि नहीं अपना जो प्यारा सा भारत है वो सही है, तो ये पुनः पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। तो सुनना जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान चला गया हो लेकिन पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया जाता है। तो आई होप आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए पहले पाकिस्तान जाता है फिर पाकिस्तान से भारत चला आता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। खैर, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो तथा थोड़े समय बाद वापस आ गया हो, उसे 19 जुलाई 1948 से के बाद आए लोगों की भांति नागरिकता प्रदान की जाएगी। अरे भैया 19 जुलाई 1948 क्या है? ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आकर रह रहा हो तो पंजीकरण कराना होगा। हालांकि जो पंजीकरण करा रहा है 6 माह तक कम से कम भारत में रहा हो पंजीकरण कराने के पहले, सो वह भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक ना। तो ये आपका कीवर्ड यही है, कीवर्ड है कि भाई पाकिस्तान चला गया हो कोई और पाकिस्तान से पुनः भारत आ गया हो, उसी के लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है। आर्टिकल 8 क्या है? तो आर्टिकल 8 जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, उन विदेशों में रह रहे भारतीय बच्चों के लिए नागरिकता का प्रावधान। तो सुनना जरा, ये अपना प्यारा सा भारत, मान लीजिए कोई जॉब करने गया, कनाडा गया या यूएसए गया, कहीं भी गया, और यहीं पे क्या कर लिया, वो अपनी पत्नी को भी लेकर जा रहा और यहीं पे पूरा परिवार के साथ रह रहा है। तो सवाल है कि नागरिकता तो इसकी भारतीय है, लेकिन इसका जो मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति गया, इसकी पत्नी बी है, ए बी से मिलके एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो सी नाम का। तो सवाल है कि सी की नागरिकता क्या होगी? तो सी की नागरिकता वो भारतीय होगी। हालांकि यह सीधा सा कहता है कि जो भारत विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों के बच्चों को नागरिकता का प्रावधान, तो यही जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं, ठीक है ना, जो जॉब करने जा रहे हैं या फिर अनदर कुछ मान लीजिए घूमने जा रहे हैं और यहीं प्रेग्नेंट उसकी औरत थी, वही बच्चा पैदा हो गया, तो सवाल है कि किसकी नागरिकता, ठीक ना। खैर, तो वह उस देश में जो भारतीय दूतावास होगा उस भारतीय दूतावास में जाकर वो संपर्क करेंगे और फिर जो है पंजीकरण के माध्यम से वो इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। खैर, इसके मुताबिक विदेशों में पैदा हुए किसी भी बच्चे को तभी नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है ना। उसे विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास से पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना होगा। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। कीवर्ड है कि विदेशों में रह रहे जो भारतीय लोग हैं उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हीं के लिए नागरिकता का उपबंध आर्टिकल 8 में किया गया है। आर्टिकल 9 क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता देखिए क्या होता है, एक दोहरी नागरिकता होती है, एक एकल नागरिकता होती है। तो अभी हम इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन भी एकल नागरिकता के ऊपर देखेंगे। खैर, आप ये मान के चलिएगा कि भारत में ना तो राज्य की अलग नागरिकता है ना तो केंद्र की अलग नागरिकता, केवल का
केवल हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, हम केवल का केवल एकल नागरिकता प्राप्त करते हैं, वो भी भारतीय नागरिकता, ठीक ना। केंद्र राज्य इन सब की अलग अलग नागरिकता नहीं है। लेकिन अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में 50 स्टेट और 50 स्टेट की अपनी अलग नागरिकता है और यूएसए की अपनी अलग नागरिकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एरिजोना प्रांत में आप रह रहे हैं तो एरिजोना प्रांत की अलग नागरिकता रहेगी, यूएसए की अलग नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ठीक ना। लेकिन भारत में आप चाहे जम्मू कश्मीर में हो या तमिलनाडु में हो, कोई मतलब नहीं, आपको केवल इंडियन ही बोला जाएगा, ठीक है ना। खैर, ये आपका आर्टिकल 9 में है कि भैया भारत का जो नागरिक है, भारत का जो संविधान है, वह संविधान भारतीयों को एकल नागरिकता का प्रावधान उपलब्ध कराता है। आर्टिकल 10 क्या है, तो कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित जो भी नियम बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी, ठीक ना, या नागरिकता दी जा सकती है। ये देखिए संसद की कुछ पावर को जो है डिनोट कर रहा है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 एकदम साफ कह देता है कि भैया नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता के कानून में परिवर्तन का कार्य जो होगा वह संसद के पास होगा, वह संसद ही इसका कार्य करेगी, चाहे नागरिकता के प्राप्ति से संबंधित कार्य हो, नागरिकता से समाप्ति से संबंधित कोई कानून बनाना हो या कानून में कोई परिवर्तन करना हो, यह कार्य नागरिकता में वह संसद ही कर सकती है। अच्छा, आपने CAA देखा होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA को संविधान में कुछ अमेंडमेंट किया गया संसद के द्वारा, ठीक है ना। तो संसद के द्वारा ये अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको किस प्रकार नागरिकता दी जाती है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 8, 9, 10 और 11, ठीक ना भैया। इसको हम इरेजर कर दे रहे हैं। देखिए, आप नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें बनी रहेंगी, या फिर कोशिश करिए कि एक बार वीडियो आप देख लीजिए, दोबारा वीडियो को फास्ट करके रिवीजन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। खैर, तो सवाल है कि एकल नागरिकता का स्वरूप हमने अपनाया क्या, ठीक है ना। तो मैं बता चुका हूँ आपको पिछली हाल ही में कि भाई एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना, या एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है। सवाल है कि भारत में एकल नागरिकता ही क्यों अपनाएगी। भारत का संघीय जो ढांचा है, यह संघीय ढांचा तो दिखलाता है कि भाई संघीय ढांचे वाले संविधान में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन एकल नागरिकता है। एकात्मक जो है संविधान का जो हमको स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन संघीय हमको दोहरा जो है एक स्वरूप दिखाई पड़ता है कि भाई संघ भी कानून बनाएगा, राज्य को भी शक्ति दी जाती है, मतलब कि दोहरी शक्ति, ठीक है ना। तो संघीय जो ढांचा है वो दोहरी नागरिकता के जो है स्वरूप को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता के स्वरूप को एकात्मक स्वरूप देखा जा सकता है, एकात्मक स्वरूप के रूप में। खैर, तो सवाल है कि एकल नागरिकता को एक्सेप्ट क्यों किया गया भारत में। तो एकल नागरिकता मैं आपको बताते चलूं कि जो संघीय ढांचा है, यह संघीय ढांचा आपको कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसे समावेशी विकास कहते हैं, उस समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं लाया गया, ठीक है ना भाई। अगर संघीय ढांचा होगा तो उस पर केंद्र को भी कुछ शक्ति हासिल होगी, राज्य को भी शक्ति हासिल होगी, और केंद्र और राज्य मिलकर अगर कानून बनाएंगे तो जनता के जन कल्याण के लिए वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये संघीय जो ढांचा था वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता तो मैं बताते चलूँ आपको कि आर्टिकल 9 आपने पढ़ा कि एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर आपने देखा कि शुरू में ही संविधान के स्रोत जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का स्वरूप ग्रहण किया गया है, ठीक ना। तो सवाल है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता राज्यों का संघ अर्थात जो यूनियन है, यूनियन को और अधिक बल देता है। कहता है ना कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है ना। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो जो राज्य है, राज्यों के संघ को और अधिक बल तब मिलेगा क्योंकि भारत का जो यूनियन है ना, यूनियन यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्य अलग नहीं हो सकते हैं यूनियन से, और राज्य अलग नहीं हो सकते हैं यूनियन से। तो एकल जो नागरिकता का स्वरूप होगा यह है सभी भारतीय, सभी देश के नागरिकों को आपसी हृदयता, भ्रातृत्व भावना और कहीं न कहीं एकता के जकड़न में जकड़ा रखेगा, ठीक है ना। खैर,
ये कहीं न कहीं यूनियन शब्द को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इसलिए आवश्यकता थी एकल नागरिकता की। फिर भारत एक धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक एवं आर्थिक रूप से एक विविधतापूर्ण देश है, अतः इस प्रकार की विविधता में एकता स्थापित करने के लिए एकल नागरिकता का स्वरूप होना काफ़ी जरूरी था। ठीक ना दोस्तों। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी इससे बल मिलता है। फिर अपारदर्शिता को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि एकल नागरिकता। तो सवाल है कि अभी तो मान लीजिए बिहारी है, बिहारी या भैया लोग मतलब यूपी का है ना, ये कहीं चले जाते हैं तो अभी जैसे कि कोई बिहारी बेचारा चला जाता है तो उसको बिहारी कहा जाता है, जैसे मालूम पड़े कि ससुरा वो बिहारी बिहार का ही नागरिक है, नहीं, बिहार उसकी एडजेक्टिव है। ठीक है ना। तो सोचिए ना कि अगर पूरे देश में ऐसा होता तो पूरे देश में समस्या यही होती, अरे उत्तर प्रदेशी आया है, पंजाबी आया, ऐसा होता है ना, पंजाब का नागरिक आया है, ऐसा होता। मतलब कि एक जो अपारदर्शिता है, एक अपारदर्शिता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा दिखाई देती। तो अपारदर्शिता को ही खत्म करने के लिए कहीं न कहीं एकल नागरिकता का स्वरूप हमको ग्रहण करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि जो संविधान का जो क्वेश्चन था इस पर आधारित एकल नागरिकता पर, संविधान द्वारा प्रदत्त एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करती है, स्पष्ट कीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। आते हैं भी, देखिए आज आराम आराम से डिस्कस कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पीड कल ज़्यादा थी, ठीक है ना। स्पीड एक्चुअली मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है और मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा कम करके भी, स्लो करके भी देख सकते हैं। आते हैं भी, नागरिकता अधिनियम 1955। हमने बताया कि नागरिकता का प्रश्न जो है, नागरिकता से संबंधित जो भी संविधान में उपबंध किए गए हैं 5 से लेकर 11 तक, वो कोई अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, ये हमने पहले ही बता दिया। यह संविधान के लागू होने तक नागरिकता का प्रावधान करता है, लेकिन संसद को एक पावर दी गई है आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 के तहत कि भाई अगर नागरिकता से संबंधित कोई अगर प्रश्न उठता है, विवाद या मामले उत्पन्न होते हैं, तो वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, और नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त कैसे की जाती है और नागरिकता को समाप्त कैसे की जाती है, इससे संबंधित प्रावधान इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में रखा गया है। ठीक ना। तो खैर, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इस अधिनियम में बार बार नागरिकता से संबंधित मामले हल करने के लिए संशोधन भी किया जाता रहा है। जैसे 1986 में संशोधन किया गया, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और लास्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसे CAA कहा जाता है, अभी भी इस पर आंदोलन चल रहे हैं। तो ये सब सारे आंदोलन जो है, ये सभी अमेंडमेंट एक्ट लाए गए हैं नागरिकता से संबंधित, जो संसद ने किया है। ठीक ना भैया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेजर कर दे रहे हैं। आते हैं भी, तो सवाल है कि नागरिकता को प्राप्त कैसे की जाती है, कितने माध्यम से, और नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है, कितने माध्यम से। देखिए, नागरिकता को प्राप्त करना यह है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। ठीक ना। कैसे, तो सुनना जरा। नागरिकता प्राप्त कैसे करें, तो नागरिकता जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और क्षेत्र संविष्टि के आधार पर। रुकना जरा, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि इस 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, लेकिन अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जन्म के आधार पर कैसे प्राप्त की जाती है, वंश के आधार पर। इन 5 आधार पर हम कैसे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्राप्त नागरिकता कैसे की जाती है। ठीक ना। खैर, नागरिकता समाप्त कैसे की जाती, इसको जरा आप देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण कर लिया है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग कर देता है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से किसी देश की अगर आप नागरिकता ले लेते हैं, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान के प्रति अगर आपकी निष्ठा भी नहीं है तो नागरिकता समाप्त हो सकती है। अच्छा, युद्ध के समय अगर आप किसी शत्रु देश का साथ दे रहे हैं, की सहायता कर रहे हैं, सो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बिना बताए आप जो है जाकर दुबई रह रहे हैं भेड़ चराने के लिए, ठीक है ना, और 7 वर्ष बिना बताए नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब 7 वर्ष भारत से बाहर रहना और बिना बताए, ठीक है ना, बिना सूचित किए हुए नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अभी हाल ही में कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त किया और पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष के लिए किसी देश ने सजा दे दी, ठीक है ना, 2 साल की, उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो खैर, ये सब सारी चीज़ें नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा कि भाई इन माध्यमों से नागरिकता समाप्त की जाती है और इन माध्यमों से नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगर मैं एक मेंस का क्वेश्चन देखूं कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए, 150 शब्दों में लिखना है, तो आई होप आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं भाई, इरेजर कर दे रहे हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा।
फिर तो सवाल है कि नागरिकता जो प्राप्त की जाएगी वह जन्म के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त की जाएगी कैसे की जाएगी। सुनना जरा। नागरिकता प्राप्ति तो कितने प्रकार से नागरिकता, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो पहला, जन्म के आधार पर। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो भारत का नागरिक होगा। जन्म के समय यह जरूरी है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको जरूरी है याद रखना कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो और उसके माता पिता में से जरूरी है कि कोई भी एक भारत का नागरिक हो, सो वह भारत का नागरिक हो सकता है। यहां यह विधि वहां लागू नहीं होगी, ध्यान से पढ़िएगा, इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह विधि वहां लागू नहीं होगी जहां शिशु के जन्म के समय पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का नागरिक हो। मतलब कि पिता क्या पता कि कनाडाई है या फिर यूएसए का है या फिर और कहीं का है, और जो शत्रु है, मान लीजिए कि शत्रु देश का है वो पिता, ठीक है ना, शत्रु देश का नागरिक है, तो ऐसे में नागरिकता बच्चे को नहीं मिलेगी। ठीक है ना भैया, तो ये आपको स्पष्ट करना होगा। फिर सवाल है कि वंश के आधार, नहीं कहते हैं कि हमारे वंशज, तो वंश के आधार मतलब रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। तो भारत से बाहर जन्म लेने वाले, ठीक ना, मान लीजिए कि हमारे पापा यूएसए हैं, ठीक ना, और या फिर मैं यूएसए में हूँ, मेरा बच्चा कोई पैदा हुआ, ठीक है ना, और मेरे पिताजी यहाँ पे मेरा पूरा वंशज है इंडिया, तो कहीं ना कहीं हम मूल तो इंडियन है ना, तो इंडियन नागरिकता मुझे प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यह रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देता है। भारत से बाहर अगर कोई जन्म लेने वाला है 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। ठीक ना भैया, तो ए वंश के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, देखिए पंजीकरण के आधार पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए ए अपना प्यारा सा इंडिया है, ठीक है ना, और ए यूएसए है, कोई भी व्यक्ति गया और यूएसए की नागरिकता ले लिया यहाँ पर जॉब करने के लिए, तो ये भारतीय मूल का अब हो जाएगा। लेकिन इसको कुछ समय बाद इसके बच्चे को या इसको लगा कि नहीं हमको भारतीय नागरिकता पुनः लेनी है, तो ये भारतीय मूल का जब भारतीय व्यक्ति आएगा नागरिकता लेने के लिए, तो उसके लिए अलग प्रावधान होगा। लेकिन सवाल है कि कोई मान लीजिए कि यूएसए का ही नागरिक है जो भारतीय मूल का नहीं है, अगर वो नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए अलग जो है प्रावधान होगा नागरिकता लेने का। तो उसको थोड़ा सा आपको ये पंजीकरण के माध्यम से और देशीकरण या प्राकृतिक माध्यम से जो है अलग अलग नागरिकता का प्रावधान समझना होगा। खैर ध्यान से सुनिएगा एकदम। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को नागरिकता के रूप में पंजीकरण कर सकती है। निम्नलिखित में से उसे किसी भी संबंध हो, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। कैसा? भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर या किसी अन्य देश में लगातार रह रहा हो, चाहे तो वह नागरिकता ले सकता है। कैसे? भारतीय मूल का वह व्यक्ति नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व कम से कम 7 वर्ष भारत में रहा हो। ठीक ना, इस 7 वर्ष आपका की पॉइंट है, लेकिन वह है भारतीय मूल का रहा हो। आवेदन देने से ठीक पूर्व वह 7 वर्ष अगर रह रहा है तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो तथा पंजीकरण करने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो 7 वर्ष से, वह भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये पंजीकरण। देशीकरण क्या है तो सुनना जरा। देशीकरण मतलब कि वही मैं बताया कि जो गैर भारतीय मूल के हैं, तो केंद्र सरकार के आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती वो जो है नागरिकता का। कैसे? कुछ योग्यताएं उसको रखनी होगी। पहली योग्यता है कि ऐसे देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां भारतीय नागरिकों को खुद जो है वह देश प्राकृतिक या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता नहीं देता है, या भारतीय नागरिक नहीं बन पाते हैं उस देश के नागरिक प्राकृतिक माध्यम से। ठीक ना, ऐसे देश को हम नागरिकता नहीं देंगे। फिर जिस देश का वह नागरिक है उस देश की नागरिकता का कम से कम उसको त्याग करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है तो उसको 14 वर्ष से नॉमिनेट, जैसे मान लीजिए वर्ष 2000 से वर्ष 2014 तक, कम से कम ये 14 वर्ष 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, और इस 14 वर्ष में से कम कुल काट पीट कर अगर दिनों की संख्या देखी जाए तो 11 वर्ष कम से कम भारत में रहा हो। आवेदन करने से ठीक पहले 1 वर्ष लगातार भारत में इसको रहना पड़ेगा। और इसके अलावा इस व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति आस्था, अच्छा चरित्र या 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इनमें से किसी भाषा का नॉलेज हो, सो वह व्यक्ति देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक ना, यहां पर सुनना जरा। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सब सारी जो है योग्यताएं नहीं है, लेकिन वह जो है कला, दर्शन, साहित्य और विश्व शांति एवं मानव विकास में काफी विशेष कार्य किया है, तो उसे
उपर्युक्त जो है शर्तों के बगैर भी नागरिकता देशीकरण के आधार पर दी जा सकती है। तो क्षेत्र संविष्टि क्या होता है? मान लीजिए कि किसी क्षेत्र को हमने जो है भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना लिया, जैसे बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, तो इसको बना लिया तो बलूचिस्तान के नागरिक को भारत सरकार घोषणा के ही माध्यम से जो है नागरिकता दे सकती है। जैसे सिक्किम को हमने दिया, सिक्किम को 1974 में शामिल किया और सिक्किम को भारत की नागरिकता दे दिया सिक्किम के लोगों को। तो खैर यह जो है क्षेत्र संविष्टि अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे देशों, ऐसे क्षेत्र को भारत की नागरिकता हम दे सकते हैं घोषणा मात्र से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम जो है CAA, NPR, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे।